बड़ी मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल PSRM स्टडीज में। दोस्तों आज हम लोग 10th क्लास के सिविक्स सेक्शन से चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल है पावर शेयरिंग। ओके, आज के वीडियो में हम लोग पावर शेयरिंग के मतलब को समझेंगे, पावर शेयरिंग के इम्पोर्टेंस को समझेंगे। चलिए, पावर शेयरिंग को लिटरली समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने फैमिली से लेते हैं। ठीक है, आप सब ना 10th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, तो अभी क्या होता है कि घर में जो कुछ काम होते हैं, इम्पोर्टेंट कुछ काम होते हैं, कई बार आपके पापा आपको वो काम करने को बोलते हैं, जैसे सब्जी लाना हो गया, कहीं पे बिल जमा करने के लिए आपको भेज देते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैसले जो फैमिली में डिस्कस करने होते हैं, तो कई बार वो आपसे भी डिस्कस करते हैं, आपके व्यूज भी कलेक्ट करते हैं। तो ऑनेस्टली बताइएगा, जब आपके पापा आपसे कुछ डिसीजन में हेल्प लेते हैं या आपकी कोई बात मानते हैं, आपको कोई काम देते हैं बाहर का करने के लिए, जो आप पहले जो 5 में थे, 4 में थे, तो आपको नहीं दिया जाता था, ये समझ के कि आप बच्चे हैं या आप उस काम के लिए अभी अनफिट हैं, नहीं है उसके लायक, तो कैसा लगता है आपको? जब आपके पापा आपको काम देते हैं तो आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं ना? बिल्कुल। थोड़ा सा जब आपके पापा आपको कोई काम देते हैं बाहर का या फैमिली के किसी डिसीजन में आपको इन्वॉल्व करते हैं, शामिल करते हैं, अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है, रिस्पेक्टेड फील करते हैं। ओके, तो आपको लगता है कि चलिए जो काम जो पहले घर के सारे डिसीजन पापा अकेले ले रहे थे, अब वो डिसीजन आपके साथ ले रहे हैं, आपकी सहमति से ले रहे हैं। ठीक है, यानी पापा जो अपना पावर है वो आपको दे रहे हैं। इसका फ़ायदा होता है कि पहले पापा के ऊपर सारा बर्डन था, कहीं ना कहीं वो बर्डन अब थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। फैमिली के जो मेंबर हैं वो रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आती है, आप ना रिस्पेक्टेड फील करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? रिस्पेक्टेड फीलिंग आपके अंदर आती है, आप फैमिली से अटैच्ड फील करते हैं। फैमिली में क्या आप फील करते हैं कि हमारी फैमिली है, यूनाइटेड फील करते हैं। ठीक है ना? इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। हम इस चीज़ को पावर शेयरिंग के, देखिए बेसिक चीज़ें यही रहनी है। ठीक है, हम लोग इस एग्जांपल के साथ समझेंगे, 2 कंट्री के उदाहरण के साथ समझेंगे। पहले थोड़ा सा हम लोग इस वर्ड को समझते हैं, पावर शेयरिंग। पापा ने आपको बिजली का बिल जमा करने के लिए पैसा दिया है, आपको लगता है कि चलिए पहले जो पापा जो काम खुद से करते थे वो काम आपको दे रहे हैं, मीन्स समवेयर ही थिंक्स दैट यू आर नाउ ग्रोन अप, यू कैन हैंडल a specific responsibility, you should be given some power. ओके, तो पावर शेयरिंग का लिटरल मीनिंग क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ पावर। अब ये शेयरिंग ऑफ पावर आप किसी को दे रहे हैं, ठीक है, अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स, जो आपसे छोटे, आपके पापा के सबऑर्डिनेट आप हो गए, आप उनसे छोटे हैं, तो आपके पापा ने आपको पावर दिया है। ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से बात करें तो ये हो सकता है अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये हो सकता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, उनके हिसाब से उनकी बात मानना, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए सोसाइटी में जो भी सोसाइटी के सेक्शन है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है, ग्रुप हो गया, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी हो गई, ठीक है, तो उन सब के हिसाब से उनमें पावर शेयर करना पावर शेयरिंग कहलाता है। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ओके, और अदर सोशल ग्रुप, पावर शेयरिंग कहलाता है। शक्ति का विभाजन, पावर को शेयर करना। ओके, ये आज का जो हमारा वीडियो है, हम लोग 2 चीज़ें देखते हुए चलेंगे, एक तो इंट्रोडक्शन को समझेंगे और एक इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे। हमारे पास 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। श्रीलंका सब हमें पता है कि हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, साउथ में श्रीलंका का लोकेशन भी हम लोग अच्छे से जानते हैं।
स्टार्ट करते हैं हम लोग बेल्जियम से। ओके, बेल्जियम कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो यूरोप में है। देखिए एक चीज़ आप लोग खुद से करेंगे न, ये अपने लेवल से आप लोगों को करना है कि जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री में हो, चाहे वो ज्योग्राफी में हो, चाहे वो सिविक्स में हो, कोई भी कंट्री का नाम देखते हैं अगर, तो अपने अंदर से आपको करना है कि वो कंट्री का कैपिटल कहाँ है, करेंसी क्या है, उसके पीएम या प्रेसिडेंट क्या है, कौन है, ठीक है, कुछ वहाँ की खास बातें हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें हैं तो वो पता करना, ठीक है, स्पेशलिटीज़। देखिए ये चीज़ें एग्ज़ाम में आपकी नहीं आनी है, कभी नहीं आएंगी ऐसी चीज़ें। अभी हमें जैसे बेल्जियम में ये नहीं पूछा जा रहा है आपसे कि उसके पीएम कौन है, बेल्जियम की खासियत क्या है। वैसे सबको पता है कि बेल्जियम चॉकलेट के लिए बड़ा फेमस है, ठीक है, तो वो पूछ नहीं रहा है आपसे, पूछा नहीं जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा कि आपके पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। थोड़ा सा आपको ये चीज़ फोकस करना है कि पढ़ाई जो आपके जो भी टॉपिक है वो ना कोर्स और सिलेबस में फंस के नहीं रहे, जब तक इसमें आपको मज़ा आना चाहिए। तो अपने लेवल से एक आपका खुद का इंडिविजुअल अप्रोच भी होना चाहिए। तो इस चीज़ पे आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे, इंडिविजुअल अप्रोच पे, ठीक है, इससे आपकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाएगी। करके देखिएगा। चलिए तो हम लोग बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम का कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में है। इसका कैपिटल क्या है? कैपिटल इसका ब्रुसेल्स है, ठीक है, ओके। बेल्जियम की बात करते हैं, अगर बेल्जियम का कंपैरिजन हम अपने इंडिया में करें तो इंडिया में एक स्टेट है हरियाणा। हरियाणा दिल्ली के पड़ोस में है। पहले ये हरियाणा पंजाब का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में पंजाब से सेपरेट होके हरियाणा एक अलग स्टेट बना है, ठीक है। तो बेल्जियम साइज में हरियाणा जितना ही है या हरियाणा से छोटा है साइज में। ये इंडियन स्टेट बेल्जियम इज लेस इन एरिया, ठीक है, लेसर देन हरियाणा, ओके। बेल्जियम साइज में क्या है? हरियाणा से छोटा है। अब ना देखिए टेक्स्ट बुक में आपके इतना ही दिया हुआ है कि बेल्जियम साइज में छोटा है, लेकिन आपको पता करना है कि बेल्जियम का साइज क्या है और हरियाणा का साइज क्या है। यकीन मानिए ये भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि बेल्जियम का एरिया क्या है और हरियाणा का एरिया क्या है। बेल्जियम का एरिया है 30,689 किलोमीटर। इसको आप अप्रोक्सीमेटली 31,000 किलोमीटर कह सकते हैं या 30,000 किलोमीटर कह सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको 30 और 31,000 किलोमीटर कह सकते हैं। और हमारे हरियाणा का जो एरिया है, हरियाणा का एरिया है आपका 44,212 किलोमीटर। तो देख रहे हैं कि साइज में क्या है, हरियाणा बेल्जियम से बड़ा है, क्लियर है ना, थोड़ा बड़ा है। तो आप इसको 44,000 कहिए, 30,000 कहिए, बस समझने के लिए। ये तो हो गया कि हरियाणा का साइज बेल्जियम से बड़ा है। सो बेल्जियम यूरोप में है और बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स है। बेल्जियम का एरिया अप्रॉक्सीमेटली 30,000 है, ओके। ये हम जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, वहाँ पे हमें फोकस करना है बेल्जियम के एथनिक कॉम्पोजिशन पे। एथनिक कॉम्पोजिशन, एथनिक कहने का मतलब हुआ कि जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रीजन के रहने वाले लोगों के बीच में जो उनका बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, वो कॉमन है किसी न किसी ग्राउंड पे, ठीक है। सो इसको हम कह सकते हैं कॉमन कल्चरल, सोशल, रेशियल, रिलीजियस। कॉमन कल्चरल, सोशल, रेशियल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इनमें से कोई एक बैकग्राउंड हो सकता है या सारे हो सकते हैं। कॉमन, ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ अ पीपल लिविंग इन स्पेसिफिक एरिया या लिविंग इन एन एरिया। किसी एक एरिया के रहने वाले जो भी जितने भी लोग हैं, वो कल्चर के ग्राउंड पे, सोशल ग्राउंड पे, रेशियल ग्राउंड पे, रिलीजियस ग्राउंड पे, हिस्टोरिकल ग्राउंड पे, देयर इज समथिंग कॉमन अमॉन्ग देम, ओके, दैट इज कॉल्ड एथनिक, ओके। सो बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन की बात करते हैं हम लोग,
तो ये इसका एथनिक कंपोजिशन बहुत ही इंटरेस्टेड है। देखिए बेल्जियम में 2 स्टेट है, ठीक है, मेनली 2 स्टेट है, फ्लेमिश रीजन है और वैलोनिया है। यहाँ पे बेल्जियम में जो रहने वाले लोग हैं वो 2 भाषा बोलते हैं, डच फ्रेंच, मेन स्पीकर डच और फ्रेंच है, और जर्मन बोलने वाले भी हैं, गिनती में कम है, बहुत कम है, लेकिन जर्मन बोलने वाले भी है। आप बेल्जियम को वर्ल्ड मैप पे देखेंगे, देख पा रहे हैं आप बेल्जियम को वर्ल्ड मैप पे, तो देख रहे हैं कि बेल्जियम के ऊपर नीदरलैंड है, वेस्ट की तरफ कौन सा कंट्री है, फ्रांस, ईस्ट की तरफ है जर्मनी, ठीक है। सो बेल्जियम के पड़ोसी नेबर कंट्री कौन कौन से हैं, नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है ना। ये बेल्जियम के पड़ोसी कंट्री है, पड़ोसी नेशंस है, ठीक है। बेल्जियम का जो एरिया है उसमें हम पूरे बेल्जियम की बात करते हैं, तो बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है वो देखना है आपको। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन हम क्या देख रहे हैं कि डच बोलने वाले बेल्जियम में टोटल 59% डच स्पीकर है, ठीक है, 59% डच स्पीकर है, 40% आपके फ्रेंच स्पीकर है और 1% जर्मन बोलने वाले हैं। डच स्पीकर कितने हैं, 59%, फ्रेंच स्पीकर कितने हैं, 40%, और जर्मन स्पीकर कितने हैं, जर्मन स्पीकिंग पीपल जो है वो 1% है। क्लियर है ना। अब देखिए ये टोटल जो इनका पॉपुलेशन देखेंगे तो 1 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, उसमें से 59% आउट ऑफ 1 करोड़ स्पीक डच, 40% आउट ऑफ दैट 1 करोड़ स्पीक फ्रेंच एंड 1% आउट ऑफ दिस 1 करोड़ स्पीक जर्मन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 59% डच बोलने वाले हैं ये फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। कौन से रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में। ये जो 40% फ्रेंच बोलने वाले हैं ये रहते हैं वैलोनिया रीजन में। देखिए टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बेल्जियम का मैप, तो ये वैलोनिया रीजन में रहते हैं, ओके। और 1% जर्मन है। लेकिन ये पूरे बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन है, ठीक है। ये चीज़ ना पूरे कंट्री का है, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल की बात करते हैं तो थोड़ा सा सीन इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए पूरे कंट्री में डच मेजॉरिटी में है, ठीक है ना, लेकिन कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स है वहाँ पे फ्रेंच मेजॉरिटी में है, ठीक है। कैपिटल में 80% फ्रेंच है, फ्रेंच स्पीकर है। कैपिटल सिटी में 80% फ्रेंच स्पीकर है और 20% डच स्पीकर है। क्लियर है। एथनिक कंपोजिशन एक बार फिर से समझिए। बेल्जियम में टोटल 59% डच स्पीकर हैं जो कहाँ रहते हैं, कौन से रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में। 40% फ्रेंच स्पीकर हैं जो वैलोनिया रीजन में रहते हैं। 1% जर्मन है, ओके, फ्लेमिश। उसके बाद कैपिटल में क्या देखते हैं कि कैपिटल में डच बोलने वाले सिर्फ 20% है, जबकि 80% फ्रेंच स्पीकर है ब्रुसेल्स में, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो ब्रुसेल्स जो डच बोलने वाले हैं नंबर में वो पूरी कंट्री में ज़्यादा है, लेकिन कैपिटल में वो माइनॉरिटी में है। और ये जो फ्रेंच कम्युनिटी है, फ्रेंच कम्युनिटी काफ़ी प्रॉस्परस कम्युनिटी है, ठीक है, प्रॉस्परस कम्युनिटी है, काफ़ी रिच है, इनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। तो इस बात से डच जो थे वो डच स्पीकर या डच कम्युनिटी है उनको ये लगता था कि कंट्री में उनको इग्नोर किया गया है, उनके अंदर अभी उतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तो इस चीज़ को लेके डच कम्युनिटी में और फ्रेंच कम्युनिटी में काफ़ी डिफरेंसेस थे, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जिसको बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया है, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके इस तरीके से मैनेज किया है कि डच हो या फ्रेंच हो, पावर इनको इक्वली दिया गया है। गवर्नमेंट में इनकी हिस्सेदारी बिल्कुल समान रूप से की गई है, इक्वल रूप से की गई है, ओके। हमें इसी चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं, करें। देखिए एक बार फिर से सब कुछ क्लियर है। बेल्जियम कहाँ पे है, बेल्जियम का कैपिटल क्या है, बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या है, ठीक है। और बेल्जियम में टेंशन किस लिए हो रही है, क्योंकि डच को ये लगता है कि फ्रेंच ज़्यादा प्रॉस्परस है, डच को उतने मौके दिए नहीं गए हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेके 1950-60 का जो डिकेड है वहाँ पे बेल्जियम में टेंशन होता है, ओके। अब हम देखेंगे कि बेल्जियम इस टेंशन को कैसे सेटल करता है, कैसे फिक्स करता है।
ओके, चलिए आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेल्जियम पे फोकस करते हैं। बेल्जियम कैसे मैनेज करता है, हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। इसको हम लोग टॉपिक डाल लेते हैं, एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंस इन बेल्जियम, ठीक है, या एकोमोडेशन इन बेल्जियम, हाउ बेल्जियन गवर्नमेंट एकोमोडेटेड और फिक्स्ड दिस डिफरेंसेज। ओके, देखिए बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है ना, वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है। उसने रिकॉग्नाइज किया कि बेल्जियम में एथनिक डाइवर्सिटी है। एथनिक डाइवर्सिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। ओके, और इस चीज़ को समझते हुए बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया, अमेंड किया, ठीक है, 4 टाइम्स अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बेल्जियन गवर्नमेंट हर वो कोशिश करने को तैयार थी जिससे डच और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच के डिफरेंस को ख़त्म किया जा सके, उनको यूनाइट किया जा सके, एक प्रोग्रेसिव बेल्जियम बनाया जा सके, एक यूनाइटेड, एक पीसफुल बेल्जियम हो सके, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अपने लेवल से कौन कौन से स्टेप लिए, हम लोग ये चीज़ देखने वाले हैं यहाँ पे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें क्या किया है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ लिंगुअल कम्युनिटी। लिंगुअल कम्युनिटी यहाँ पे मेजरली कौन कौन है, फ्रेंच और जर्मन। फ्रेंच और जर्मन ही है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वहाँ पे क्या फिक्स किया गया है कि जितने रिप्रेजेंटेटिव फ्रेंच कम्युनिटी से होंगे उतने ही रिप्रेजेंटेटिव डच कम्युनिटी से भी होंगे। क्लियर है। उसके बाद ना स्टेट गवर्नमेंट ये फिक्स किया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावर दिया जाएगा, मोर पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए एक अलग से उनको ज़्यादा पावर दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट नहीं होगी, नो सबऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेशन में नहीं होगी, ठीक है। सो स्टेट गवर्नमेंट वुड बी सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर। स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया। इसके अलावा क्या किया है, इन्होंने एक और गवर्नमेंट बनाया है, स्पेस एक्सक्लूसिवली एक गवर्नमेंट और बनाया है कैपिटल रीजन के लिए, एक्सक्लूसिवली अ सेपरेट गवर्नमेंट फॉर कैपिटल। कैपिटल कहाँ है, ब्रुसेल्स ना, हाँ ठीक है ब्रुसेल्स, ठीक है। कैपिटल कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच और डच बराबर होंगे, स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दिया जाएगा। कैपिटल जो है ब्रुसेल्स, वहाँ पे एक अलग गवर्नमेंट बनेगा और वहाँ पे भी यही फॉर्मूला काम करेगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखिए डच पूरे कंट्री में ज़्यादा है तो डच तैयार हो गए ना, डच एग्री हुए हैं कि ठीक है पूरे कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट होगा, बीइंग मोर इन नंबर, डच agreed to allow more representation to the French community. The same thing is done by the French community. Okay, French community which have majority in capital Brussels, but the French community also agreed to give up its power for Dutch community. एक ये सीन हुआ, ठीक है। और एक और अलग देखिएगा, ये थोड़ा सा नया चीज़ था, इन्होंने एक थर्ड लेवल गवर्नमेंट या एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का प्रोविज़न किया। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट ये ऐसा था कि जो भी लिंगुअल कम्युनिटी है, चाहे वो जर्मन हो, फ्रेंच हो और डच हो, तो एक ना कम्युनिटी के आधार पे उनकी एक अलग सरकार होगी, ठीक है। लैंग्वेज बेस्ड गवर्नमेंट, इसके जो है स्पीकर होंगे, देखिए जैसे फ्रेंच बोलने वाले, एक गवर्नमेंट फ्रेंच स्पीकर की होगी, एक गवर्नमेंट डच स्पीकर की होगी, डजंट मैटर वो फ्रेंच स्पीकर कंट्री के किस साइड में रहते हैं, एक गवर्नमेंट लैंग्वेज के आधार पे होगी, वो कहलाएगा कम्युनिटी गवर्नमेंट।
ठीक है। देखिए हमारे इंडिया में गवर्नमेंट के इतने फॉर्म्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया साइज में काफ़ी बड़ा है। ये हरियाणा से भी छोटा है, और हमारे इंडिया में हरियाणा जैसे टोटल 28 स्टेट है, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं, हमें देखना ये है कि बेल्जियम ने अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है, अपने कंडीशन के हिसाब से अच्छे से मैनेज किया है। ठीक है, इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है, इंडिया का एरिया इतना बड़ा है, तो हो सकता है हमारे लिए ये चीज़ उतना एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो इंटेंशन है वो उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इनके यहाँ तो लिंगुअल कम्युनिटी ही है। हमारे यहाँ तो इंडिया इज कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, दुनिया भर की डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के आधार पे, रीजन के आधार पे, रिलीजन के आधार पे। ठीक है, हम लोग अच्छे से इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इंडिया के लिए ये आइडिया और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, बेल्जियम मॉडल को अगर देखते हैं तो बेल्जियम मॉडल में हमने देखा है कि बेल्जियम गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया है ताकि इसको फिक्स किया जा सके, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है पूरी कंट्री में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को और ज़्यादा पावर दिया है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का, अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल की सबऑर्डिनेट नहीं है, अलग से एक कैपिटल के लिए एक गवर्नमेंट बनाई गई है और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है। ओके, इसका रिजल्ट अगर आप आज देखिएगा तो बेल्जियम वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस, वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री है आज की डेट में। यूरोप में जो भी कंट्री है उसमें बेल्जियम की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बेल्जियन मॉडल पे ही आज की वीडियो को हम लोग रोकेंगे। अगले सेशन में हम लोग श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन को देखेंगे कि किस तरीके से श्रीलंका में पावर शेयर किया गया, उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या थे, उसके क्या रिजल्ट हुए, श्रीलंका ने कैसे एथनिक कंपोजिशन को मैनेज किया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज के टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, यहाँ पे ज़्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी कोई परेशानी होती है, कहीं कन्फ्यूजन होता है, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। Thanks for your support. Take care.